देखिए, जब हम लोग का लक्ष्य एक है, हम लोग बिहार पर राज करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार पर नाज़ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई उस गौरवशाली बिहार के इतिहास को लेकर है जो कभी था और हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं। जब तक विपक्ष सत्ता की कुनीतियों को या उनके द्वारा लिए गए गलत फैसलों को जनता के सामने नहीं रखेगी या उनसे सवाल नहीं करेगी, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी से हटकर तानाशाही की तरफ जाने लगता है और तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिहार की जनता जिए, मरे, शराबबंदी का विषय हो, छात्रों का हो, अभ्यर्थियों का हो, शिक्षकों का हो, महिलाओं से जुड़े हुए विषय हों। हम बिहार पे आते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम शिक्षा में नंबर लास्ट हैं, हम स्वास्थ्य में नंबर लास्ट हैं। आज भी पीएमसीएच के सीढ़ी पर कोई आदमी मर गया होगा और उसको स्ट्रेचर नहीं दिया गया होगा। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार के लोगों के भलाई के लिए क्यों चिराग पासवान और सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ रोड पर नहीं चल रही हैं? हम मान रहे हैं कि आप एक युवा होने के नाते बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन जब पांचों मुट्ठी बंधेगा तब ना सत्ता हिलेगा। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पर मुझे कोई सत्ता का लालच नहीं है। मैंने अपने नेता, अपने पिताजी को सत्ता में एक सवाल और है, आपका दाढ़ी देख के हमको एक फ़िल्म है पुष्पा याद आ रहा है, देखी क्या आप? उसमें बोलता है ना कि मैं झुकेगा नहीं, देखा आपने? मैंने देखी नहीं है बट उसके ट्रेलर्स मैंने ज़रूर देखे हैं। बहुत मतलब पुष्पा। चर्चा में। जी, बिल्कुल। चिराग पासवान जो बॉलीवुड में थे, वो देखना छोड़ दिए, समय नहीं मिलता है या फिर इंटरेस्ट? क्यों ज़हरीली शराब से मौतें नहीं रुकती? क्यों हमारे प्रदेश में अपराध नहीं रुकता? भाई आप बाकी प्रदेशों की तुलना अगर आप देखेंगे, मैं बार-बार कहता हूँ भाई भारत एक साथ आज़ाद हुआ, तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बम्बई जैसे चमचमाते शहर बने और एक हमारा प्रदेश है बिहार, कोटा हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। भैया क्यों पटना में हम एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। आधा प्रदेश हमारा बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है और ये हर साल की समस्या है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ पर मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगले साल जुलाई अगस्त के महीने में फिर मेरे प्रदेश में बाढ़ आएगी। आम तौर पर किसी युवा नेता के बगल में आप बैठेंगे तो सवालों का एक अलग जो है आपके दिमाग में चल रहा होगा और आपके मन में ये ख्याल आएगा कि पहले हम शुरुआत कहाँ से करें। हमको लगता है कि बिहार में विपक्ष की भूमिका आज सरकार से ज़्यादा होनी चाहिए, इसीलिए हम चाहते हैं कि शुरुआत 15 फरवरी से करें। 15 फरवरी को खबर आई है कि चिराग पासवान ज्ञापन सौंपने जाने वाले हैं, किसको? बिहार के राज्यपाल को, और उनकी कई मांगे हैं। मेरे पास बहुत सवाल हैं, लेकिन ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब जब जहरीली शराब से लोग मरते हैं, जब जब किसी व्यवसायी को खुलेआम गोली मार दी जाती है, जब जब ये सवाल उठता है कि बिहार की सरकार इतनी निष्ठुर कैसे हो सकती है कि जो ड्रोन से शराब का जचवा रही है, लेकिन फिर भी 20 लोग किसी जिला में मर जा रहा है और कार्रवाई किसी पर नहीं हो रही है। और हम जब भी किसी भी विपक्ष के नेता से मिलते हैं तो पूछते हैं कि आप सड़क पर क्यों नहीं आते हैं, और अगर चिराग पासवान सड़क पर आ रहे हैं तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनसे पूछे कि वो क्यों आ रहे हैं और उनका मकसद क्या है। पहला सवाल यही रहेगा, 15 फरवरी क्यों चुना गया और उस दिन क्या होगा? भाई पहले तो जिस तरीके से आपने इस इंटरव्यू की शुरुआत की, सही आपने बोला लोकतंत्र में सत्ता पक्ष से ज़्यादा अहम भूमिका विपक्ष की होती है और होनी भी चाहिए। जब तक विपक्ष सत्ता की कुनीतियों को या उनके द्वारा लिए गए गलत फैसलों को जनता के सामने नहीं रखेगी या उनसे सवाल नहीं करेगी, तो कहीं न कहीं लोकतंत्र जो है वो डेमोक्रेसी से हटकर तानाशाही की तरफ जाने लगता है और हाल-फिलहाल के वर्षों में यही अनुभव मेरा रहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बिहार की जनता जिए, मरे, शराबबंदी का विषय हो, छात्रों का हो, अभ्यर्थियों का हो, शिक्षकों का हो, महिलाओं से जुड़े हुए विषय हों, जिस तरीके से खामोशी साध कर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने हवा महल में बैठे हुए हैं। दुःख मुझे इस बात का होता है कि बिहार में एक के बाद एक बड़ी घटनाएँ हुई यहाँ पर आज तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कभी किसी एक घटना पर जाना तक उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, उसके बारे में बात करना तक उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा। मुज़फ़्फ़रपुर जैसी घटना, इतनी हृदय विदारक घटना हम लोगों ने उम्मीद की थी, हम लोगों ने सोचा था कि शायद भगवान ना करे कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा बिहार में घटे और उसकी पुनरावृत्ति होती है पटना में। जहाँ पे छोटी-छोटी बच्चियों को देह व्यापार जैसे घृणित कार्यों में उनको घसीटा जाता है। मुख्यमंत्री उस पे खामोश रहते हैं। ज़हरीली शराब में आपने देखा एक के बाद एक अनेकों ज़िलों में हज़ारों लोग ज़हरीली शराब पीने से मर गए। हर एक जगह हम लोग गए, चंपारण की बात हो, गोपालगंज की बात हो, मुज़फ़्फ़रपुर हो, वैशाली हो, छपरा हो, बक्सर हो, नालंदा मुख्यमंत्री का खुद का गृह जिला, जहाँ-जहाँ घटना घटी हम लोग गए, पर दुःख इस बात का कि मुख्यमंत्री ने उस पे भी खामोशी साधे रखी। किसी पर उन्होंने कोई
उन्होंने मुँह खोलना ज़रूरी नहीं समझा। लूट-मार और हत्या की तो आए दिन घटनाएँ होती हैं। बाकरगंज की जैसे इतनी बड़ी घटना जहाँ पे इतना भीड़-भाड़ वाला इलाका, जहाँ दिन दहाड़े लोगों का चलना मुश्किल होता है, वहाँ पे लोग 14 करोड़ की लूट करके निकल जाते हैं। तो ये अपने में दर्शाता है कि भैया सरकार कितनी संवेदनहीन हुई है और इसीलिए अब जो सरकार अगर आपके लाख कहने के बावजूद नहीं सुन रही, तो ऐसी सरकारों को सुनाने के लिए ज़रूरी है कि आप सड़क पर उतरें। हम लोगों ने इससे पूर्व में भी महामहिम राज्यपाल जी को लिखित रूप में हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंपा था, जिसमें हमने उनसे आग्रह किया था कि भैया अब क्योंकि इतनी घटनाएँ अलग-अलग क्षेत्र में बिहार में होती जा रही हैं, ज़रूरी है कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। पर उस पर भी क्योंकि अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, इसीलिए 15 तारीख को हम लोग गांधी मैदान से राजभवन का हम लोग मार्च करेंगे। हज़ारों की संख्या में ना सिर्फ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बल्कि अब विभिन्न और ऐसे संगठनों के लोग हम लोगों के साथ होंगे, जिन्होंने समय-समय पर अपनी मांगों को लेकर उन्होंने धरना प्रदर्शन, आंदोलन कर सड़क पर वो लोग उतरे हैं। उन लोगों का भी हम लोग को साथ उस दिन हम लोग को मिल रहा है और उस दिन पुनः हम लोग महामहिम राज्यपाल जी से मिलकर उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि बिहार की मौजूदा परिस्थिति को देखते हुए, और इसीलिए हम लोगों ने बिहार बचाओ इस मार्च का हम लोगों ने नाम रखा है। इससे पहले भी मेरे नेता, मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी 2 बिहार, बिहार बचाओ यात्रा 2 बार उन्होंने की थी। उन्हीं के ही अधूरे सपने को पूरा करना मेरा लक्ष्य है, इसीलिए उन्हीं की इस सोच को आगे बढ़ाते हुए बिहार बचाओ मार्च हम लोग कर रहे हैं, जिसमें विभिन्न इन पहलुओं को हम लोग महामहिम जी के समक्ष रखकर उनसे हम लोग आग्रह करेंगे। बाकायदा एक मेमोरेंडम उनको दिया जाएगा, जिसमें तमाम इन घटनाओं का ज़िक्र होगा और उनसे आग्रह करेंगे कि बिहार में अब राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। और ये एक आगाज़ है, ये एक ऐसे आंदोलन का आगाज़ है कि जब तक मौजूदा सरकार को अब हम लोग हटा नहीं लेते बिहार से, तब तक निरंतरता में इस तरीके के धरने, आंदोलन, सड़क पर उतरकर लोगों की समस्याओं को लेकर सरकार को चेताना, उनको सजग करना, ये अब हम लोग का उद्देश्य रहेगा। चिराग जी, अगर हम भारत के विपक्ष की बात करें तो सब लोग मिलकर, मायावती आई थी अखिलेश जी का प्रचार करने, सब लोग मिलकर एक पार्टी को हटाना चाहती है। हम बिहार पे आते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हम शिक्षा में नंबर लास्ट हैं, हम स्वास्थ्य में नंबर लास्ट हैं। आज भी पीएमसीएच के सीढ़ी पर कोई आदमी मर गया होगा और उसको स्ट्रेचर नहीं दिया गया होगा। तो हम ये सवाल पूछना चाहते हैं कि बिहार के लोगों के भलाई के लिए क्यों चिराग पासवान और सारी विपक्षी पार्टियां एक साथ रोड पर नहीं चल रही हैं? हम मान रहे हैं कि आप एक युवा होने के नाते बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन जब पांचों मुट्ठी बंधेगा तब ना सत्ता हिलेगा। नहीं, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि एकता में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। बट भाई मैं ईमानदारी से बोलूँ, मैं इस इंतज़ार में नहीं रह सकता कि मेरे साथ और कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। मुझे मेरी लड़ाई आज लड़नी है। मैं अगर इस इंतज़ार में रहूँ कि मैं सबको इकट्ठा करूँ, एकत्रित करूँ, हर किसी की संभवतः अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाएँ, अपने-अपने लक्ष्य हैं। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ पर मुझे कोई सत्ता का लालच नहीं है। मैंने अपने नेता, अपने पिताजी को सत्ता में देखा है और मैं जानता हूँ कि सत्ता, कुछ लोग बोलते हैं कि भैया उस जो सत्ता में होता है मलाई खाता है सत्ता की, पर सत्ता के साथ एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आती है। With great power comes great बिल्कुल, responsibility. बिल्कुल, बिल्कुल, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास आपको होना ज़रूरी है। तो इसीलिए मैं कोई किसी महत्वाकांक्षा के साथ मैं यहाँ पर नहीं हूँ, और इसीलिए मैं इस बात को भी मैं मानता हूँ कि आप अगर सही राह पर अगर आप अकेले भी चलेंगे तो धीरे-धीरे आपका काफ़िला बढ़ता रहेगा, उसमें और लोग जुड़ते रहेंगे। पर मैं इस बात का इंतज़ार करूँ कि सब एक साथ आएँ, ये कोशिश, ये पहल मैं ज़रूर करता हूँ। बट अगर किसी को अभी ज़रूरत नहीं लगती, कारण कुछ भी हो सकते हैं, साथ आने की अगर किसी को ज़रूरत नहीं लगती, तो मैं अकेले भी इस संघर्ष को लड़ने के लिए सक्षम हूँ, ये मैं ज़रूर मानता हूँ। पिताजी के जाने के बाद हम कल एक कोट पढ़े थे कि जो आदमी अकेले चलने का साहस रखता है वो सबसे ताकतवर होता है। तो चिराग पासवान, जहाँ कोई मर रहा है आप पहुँच रहे हैं, जहाँ किसी का रेप हो रहा है आप पहुँच रहे हैं, चाहे किसान मरे, चाहे कोई गरीब मरे। तो अब चिराग पासवान जब अकेले चलते हैं तो बिहार को क्या कोई अलग दृष्टि से देख पा रहे हैं क्या? मैं बिल्कुल बिहार को एक अलग दृष्टि से, और जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है। आज की तारीख में भाई अगर आप देखें बिहार की जो छवि बना दी गई है, देश में आप नेशनल चैनल्स देखें, आप नेशनल न्यूज़पेपर्स पढ़ें, तो बिहार को सिर्फ़ और सिर्फ़ अपराध का केंद्र, भ्रष्टाचार का केंद्र, बिहारियों को बदनाम करने वाला प्रदेश, मतलब सिर्फ़ गलत कारणों से हमारा प्रदेश आज की तारीख में सुर्खियों में है। और मैं ख़ैर मीडिया के लोगों को भी इस बात का दोष नहीं दूँगा, क्योंकि हकीकत है कारण ही इतने दिए जाते हैं हमारे प्रदेश से इसको गलत दृष्टि में दिखाने के। क्यों ज़हरीली शराब से मौतें नहीं रुकती? क्यों हमारे प्रदेश में अपराध नहीं रुकता?
भाई आप बाकी प्रदेशों की तुलना अगर आप देखेंगे, मैं बार-बार कहता हूँ भाई भारत एक साथ आज़ाद हुआ, तमाम प्रदेश एक साथ आज़ाद हुए, तो क्या कारण है कि कहीं दिल्ली, बम्बई जैसे चमचमाते शहर बने और एक हमारा प्रदेश है बिहार, जो आज़ादी के 75 साल के बाद भी आज भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है। आज भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की आप बात करें तो बिहार सबसे पिछड़े पायदान पर है। क्यों? आज भी नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, तो हम लोग को शर्मसार होना पड़ता है कि नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि भैया बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है। ये सुनकर भाई हम लोग को भी दुःख होता, मुझे मुझे इस बात का गर्व होता अगर मैं देखता कि कोई दिल्ली का लड़का बिहार आ रहा हो शिक्षा के लिए, या कोई बम्बई का लड़का बिहार आ रहा हो रोज़गार के लिए। हम ही लोग जाते हैं दूसरे प्रदेश, दिल्ली जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं, नोएडा जाते हैं, बैंगलोर जाते हैं, मुंबई जाते हैं, विभिन्न राज्यों में जाते हैं। कोटा हमारे बच्चे जाते हैं पढ़ाई करने के लिए। भैया क्यों पटना में हम एजुकेशनल हब नहीं बना सकते? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। ये व्यवस्था बिहार में क्यों नहीं हो सकती? पर इस दिशा में कोई सोचता नहीं है, इस दिशा में कोई बात नहीं कर रहा। क्यों बिहार आईटी हब नहीं बन सकता? पर उसको बनाने के लिए क्या प्रयास किए गए? क्या आपने सिंगल विंडो क्लीयरेंसेस का आपने प्रावधान दिया? क्या जैसे बाकी राज्य गुजरात हैं, वाइब्रेंट गुजरात के नाम पर ये लोग इन्वेस्टर समिट करते हैं, या मध्य प्रदेश करता है, विभिन्न राज्य करते हैं। आखिरी बार मेरे प्रदेश ने कब इन्वेस्टर समिट किया? कब आपने निवेशकों को बुलाया? कब आपने उनको कहा कि भैया आप आइए मेरे प्रदेश में निवेश कीजिए, मैं आपको ये सुविधाएँ दूँगा? मेरे मुख्यमंत्री की सोच ही नहीं है उस तरफ। आप रिलीजियस टूरिज़्म, हमारा प्रदेश इतना सौभाग्यशाली प्रदेश है जहाँ पे आप रिलीजियस टूरिज़्म को आप इतना बढ़ावा दे सकते हैं। अयोध्या में अगर इतना भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, माता सीता की जन्मस्थली है मेरे प्रदेश में। क्यों नहीं यहाँ पे आप इतना बड़ा भव्य मंदिर का आप निर्माण करते? 6 लेन का कॉरिडोर बनाइए। कि हर वो व्यक्ति जो भगवान राम के दर्शन करने जाए, वो माता सीता का आशीर्वाद लेने आए। इससे राजस्व बढ़ेगा बिहार का। आस्था का तो विषय एक तरफ है ही, पर इससे बिहार का राजस्व बढ़ेगा, बिहार का राजस्व बढ़े। उस दिशा में हम लोग क्या काम कर रहे हैं? पर कैपिटा इनकम बढ़े, उसके लिए हम लोग क्या काम कर रहे हैं? एग्रीकल्चर प्रो स्टेट है हमारा, कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा। यहाँ के किसानों को बेहतर सुविधाएँ मिलें, इरिगेशन सेक्टर बेहतर हो। आधा प्रदेश हमारा बाढ़ से प्रभावित रहता है, आधा सुखाड़ से प्रभावित रहता है, और ये हर साल की समस्या है। मैं कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर आज मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगले साल जुलाई अगस्त के महीने में फिर मेरे प्रदेश में बाढ़ आएगी। पिछले 16 साल से मुख्यमंत्री हवाई हेलीकॉप्टर से घूमते हैं और बाढ़ का निरीक्षण करके आ जाते हैं। भाई उसकी स्थायी समस्या का समाधान हो, उसके लिए आपने क्या कदम उठाए? बार-बार हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हम लोगों ने आग्रह किया कि नदियों को जोड़ने की योजना पे काम कीजिए, इंटरलिंक कीजिए सारी रिवर्स को, कैनाल्स बनाइए, डाइवर्ट कीजिए पानी को ऐसे इलाकों से जहाँ पे ज़्यादा पानी है, उनको सुखाड़ के इलाकों में लेके जाइए, सिंचाई की समस्या का भी हल होगा, किसानों की की उपज बेहतर होगी इससे। तो इन तमाम विषयों पर जब तक आप काम नहीं करेंगे, पर हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? लव कुश क समीकरण हम लोग कैसे साधें? हम लोग काम किस पे कर रहे हैं? हिंदू-मुसलमान को हम लोग कैसे लड़ाएँ? हिजाब को हम लोग कैसे विषय बनाएँ यहाँ पे? हम लोग इन विषयों पर काम करते हैं, जो कि जनता से जुड़े हुए विषय होते हैं। 19 लाख रोज़गार की बात आप तब करेंगे जब चुनाव सामने आएँगे। पर अब जब चुनाव खत्म हो गया तो 19 लाख तो भूल जाइए, 19 लोगों को अगर नौकरी मिल गई हो, तो आप जो हारने के लिए कहेंगे मैं तैयार हूँ। फाड़ दिया गया बच्चों को मार-मार के। बिल्कुल, वही बच्चे जब अपने हक के लिए जब सड़क पर उतरते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। पुलिस के द्वारा जिस तरीके से बर्बरता की जाती है भाई, गुंडे हैं, अपराधी हैं। अभी 15 तारीख को मैं मार्च में निकल रहा हूँ, पुलिस आज से जितनी मुस्तैद है उसको लेकर, अगर इतनी मुस्तैदी पुलिस उन अपराधियों के लिए लगाती, जो कि घटनाओं को अंजाम देते हैं, तो शायद बिहार में अपराध कम होता। कन्विक्शन रेट बाकी प्रदेशों में 89-90% है कन्विक्शन रेट, बिहार में 7% है। 7% का मतलब अगर 100 अपराध होते हैं तो मुश्किल से 7 लोगों को सज़ा मिलती है। वो भी अगर मिल पाई और कोई अगर आगे सज़ा काट पाया, नहीं तो वो भी बीच में से गायब। इसीलिए अपराधियों को डर नहीं है, भय नहीं है। सेकंड लास्ट सवाल, बिहार के लोग नया राजनीति खोज रहा है। कोई भी नया आता है तो लोग उसको खोजने लगता है, आप स्थापित हैं। हमको लगता है कि जो आंदोलन जेपी जी ने किया था, उसके बाद वही नेता आज तक चल रहे हैं और उसके बाद वैसे ही एक आंदोलन की ज़रूरत है ताकि और नए नेता निकले। तो चिराग पासवान का कनेक्टिविटी युवाओं से करने के लिए पार्टी स्तर पर क्या हो रहा है? क्योंकि देखिए, हमको लगता है और लोगों को लगता है कि युवा जब आप बोलते हैं तो युवा ही आपसे कनेक्ट करेगा। तो आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं कि बिहार का युवा आपकी तरफ देखने लगे? देखिए, मैं अपनी तरफ से अगर आप पूछें तो ज़रूर एक संगठन एक माध्यम होता है जिसके साथ लोग जुड़ते हैं, और धीरे-धीरे अगर आपके विचार मिलते हैं तो वो भी उस संगठन के माध्यम से एक प्लेटफ़ॉर्म चाहिए होता है हर किसी को। और मुझे लगता है कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वो प्लेटफ़ॉर्म आज की तारीख में हर उस युवा को देना चाहती है जो अपनी बात को, अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहता है। मैं चाहता हूँ कि संगठन के माध्यम से ज़्यादा युवा मेरे साथ जुड़ें। और देखिए, जब हम लोग का लक्ष्य एक है, हम लोग बिहार पर राज करने की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम लोग बिहार पर नाज़ करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। मेरी लड़ाई
उस गौरवशाली बिहार के इतिहास को लेकर है जो कभी था और हम लोग पुस्तकों में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि भैया आज भी बिहारी को वो गर्व महसूस हो जब वो बोले बिहारी। दुःख की बात भाई ये होती है कि जब आप दूसरे प्रदेश में जाते हैं ना, तो जब आप पे लाठियाँ चलाई जाती हैं और बिहारी शब्द को जो गाली बना दिया गया है, उस वक़्त आप पे लाठी चलाते हुए कोई ये नहीं देखेगा कि आप अपर कास्ट के बिहारी हैं, कि आप दलित बिहारी हैं, कि आप मुस्लिम बिहारी हैं, कि आप पिछड़ा बिहारी हैं। एक बिहारी बोल के लाठी मारेगा आपको, 2 लाठी एक्स्ट्रा मारेगा क्योंकि आप बिहार से हैं। मैं इस परिस्थिति को बदलना चाहता हूँ। बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान की मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और ऐसे में मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा जुड़ें। मैं अपनी तरफ से मैं प्रयास करता हूँ। मैं कॉलेजेस में जाके या स्टूडेंट से इंटरैक्ट करके मैं चाहता हूँ कि कम से कम मेरी सोच उन तक पहुँचे, मेरे विचार उन तक पहुँचे और अगर वो उससे जुड़ते हैं, तो उनका स्वागत है। एक सवाल और है, आपका दाढ़ी देख के हमको एक फ़िल्म है पुष्पा याद आ रहा है, देखी क्या आप? उसमें बोलता है ना कि मैं झुकेगा नहीं, देखा आपने? मैंने देखी नहीं है बट उसके ट्रेलर्स मैंने ज़रूर देखे हैं। बहुत मतलब पुष्पा। चर्चा में। जी, बिल्कुल। चिराग पासवान जो बॉलीवुड में थे, वो देखना छोड़ दिए, समय नहीं मिलता है या फिर इंटरेस्ट? समय नहीं मिलता, इंटरेस्ट ज़रूर है। मैं और ख़ास तौर पे आजकल क्या ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म आपकी बहुत सुविधा कर देता है कि जब आप चाहें आप देख सकते हैं। तो ज़रूर ये मेरी वॉच लिस्ट में है। आज नहीं तो कल ज़रूर इसको देखना चाहूँगा। चलिए, पुष्पा आपको ने वालों ने हमें पैसा नहीं दिया था प्रमोट करने के लिए, दाढ़ी देख के हमको याद आया। बाकी मेरा नाम प्रशांत राय है। अंत का लाइन जो चिराग जी ने कहा वहाँ बोल दे रहे हैं कि हम बिहार पे राज करने नहीं आए हैं, बिहार पे नाज करने आए हैं। अब ये कैसा राजनीति करते हैं हमको नहीं पता इनके बारे में, लेकिन ये जो लाइन है, अगर कोई राजनीतिक आदमी इसको चरितार्थ कर दे, तो हम बिहारी, मेरे सा लाख बिहारी जो दिल्ली में कहीं पत्रकारिता करता था, यहाँ आकर पत्रकारिता करेगा। कहीं ईंटा उठाता था तो यहाँ आके ईंटा उठाएगा, और कहीं जाके एल्युमिनियम उठाए कोई काम करता था तो यहाँ करेगा। तो उसको गर्व होगा, अपने माँ बाप के पास रहेगा और गर्व से कहेगा कि हाँ, हम वही बिहारी हैं। बाकी नेताओं की जो साक्षात्कार होता है, उनकी अच्छी बात ये होती है कि उनमें सिर्फ सकारात्मक जो भविष्य होता है वो दिखाते हैं। हमें ज़मीन पर जाकर ये देखना होता है कि इनमें क्या सकारात्मक है। इस पर अन्य कोई भी अन्य अपडेट आएगा, फिर 15 फरवरी को जब चिराग पासवान अपने नेताओं के साथ जाएंगे तो हम उसे कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि इनके नेता क्या मांग कर रहे हैं और उस पर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।